हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी का हो या फिर आपके ग्रुप डी का। ये क्वेश्चंस आपके किसी भी पेपर में देखने को मिल सकता है और ये क्वेश्चंस आसान है, लेकिन क्या इसमें आप वो अप्रोच लगा सकते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि क्वेश्चंस को कम समय में आप कैसे कर सकते हैं? क्या ये तरीका आपको पता है? तो चलिए शुरू करते हैं। और जो तरीके मैं बता रहा हूँ, अगर उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो इन सब क्वेश्चनों में आप 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर क्लिक कर देंगे, जो आप मार्केट में आप औरों से जल्दी कर पाएँगे और कॉम्पिटिशन में टाइम के मामले में लोगों से बेहतर कर पाएँगे, क्योंकि आपकी तैयारी इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप क्वेश्चंस को सारे तो कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आप टाइम सेव कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है जो रेलवे के हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में देखने को मिल जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चंस को रोक कर पहले खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या आपका सॉल्यूशन वही था जो मैंने आपको बताया। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महेश ने बैंक से 3100 रुपए निकाले। एक महेश है, वो गया बैंक और कितना रुपए निकाला? 3100 रुपए निकाला। उसे 50 रुपए और 100 रुपए वर्ग मूल्य 34 नोट मिले, यानी कि उसके 50 रुपए और 100 रुपए के टोटल 34 नोट मिले। और तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन काफी आसान है और ये आपके डेली लाइफ से भी, आप सोचिए क्वेश्चन गए हैं और आपके साथ ऐसी सी बात है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, अगर इतने रुपए आपको दिए हो और 50 रुपए और 100 रुपए के 34 नोट हो तो? ठीक है मेरे भाई, चलते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसके सॉल्व करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊँगा और जो लास्ट वाला तरीका होगा वो ऐसा होगा जो आंसर को 5 से 7 सेकंड में आप क्लिक कर सकते हैं विदाउट पेन उठाए हुए। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। एक तरीका ये है कि आप जो 9th-10th में पढ़े थे कि आप x और 1 के सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 50 रुपए नोटों की संख्या x है और 100 रुपए नोटों की संख्या y है, तो टोटल नोट हैं कितने? तो ये आपको दिया हुआ है टोटल 34 नोट है, ठीक है? अब आपको दिया हुआ एक चीज़ और कि ये 3100 रुपए है, तो 50 रुपए के नोटों के से अगर है और x नोट है तो 50 रुपए से इतने रुपए होंगे और फिर 100 रुपए से इतने रुपए होंगे और टोटल रुपए हो कितने जाएँगे? इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करना है, आप लोग इज़िली इसको कर लेंगे। कैसे करेंगे कि आप किसी तरीके से अगर x निकालना है, क्योंकि हमने 50 को माना है तो हमको x की आवश्यकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि y हमारा एलिमिनेट हो जाए, कट जाए। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके कारण ये हो जाएगा 100x, 100y और 3400, ठीक है? तो अब इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ साइन माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस, यानी कि 100x में से 50x घटेगा तो कितना हो जाएगा? 50x। और ये 100y में से प्लस 100 में से माइनस 100y आएगा तो ये आपस में कट जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है? और ये 100 से इसको मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो 3400 में से 3100 घटेगा तो आप बता देंगे कि ये 300 रुपए हो जाएगा। निकाल लेंगे तो आप बोलेंगे 300 डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड डिवाइड में हो जाएगा और ये यहाँ से कटेगा तो ये क्या आंसर है? 6 नोट के 50 रुपए के, और ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है, ये भी आसान ही है, बशर्ते आपका सॉल्यूशन करने का थोड़ा स्मार्ट ही होना चाहिए ताकि आप जल्दी आंसर निकाल सकें। एक दूसरे तरीके की बात करते हैं हम लोग, इसमें आपको x और y 2 वेरिएबल मानने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ x मानकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए माना 50 रुपए के नोटों की संख्या हम लोग x मान लें, तो 100 रुपए नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप सर टोटल नोट 34 है, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या होगी। जब इस दोनों को आप आपस में ऐड करेंगे तभी देखेंगे कि ये कितना आ रहा है? 34 ही आ रहा है, ठीक है? अब क्या करना है आपको, 50 रुपए के नोटों की संख्या अगर 50 है तो 50x, 50 रुपए नोटों की संख्या अगर x है तो 50x और 34 माइनस x, अगर ये नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोट हैं और टोटल रुपए हैं कितने? 3100, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आपका x निकल जाएगा और आप बता देंगे कि x बराबर 6 हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? मैं कर दे रहा हूँ, आसान है। प्लस 3400 माइनस 100x माइनस 3100, ठीक है? अब ये यहाँ से इस साइड आएगा तो माइनस 50x और ये प्लस 3400 उस साइड जाएगा तो माइनस
300। तो एक्स और क्या हो जाएगा -300 डिवाइड 50, माइनस 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 कट जाएगा और ये 56 या 300। तरीका इससे भी कर सकते हैं आप, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। एक ऐसा तरीका होगा जो आपको ये क्वेश्चन आसान कर देगा। कैसे? इसमें आप लगाएंगे शिफ्टिंग। मैं इसी पेज में लिखता हूँ। आप क्या लगाएंगे इसमें, दिख रहा है? मैं इसमें लगाऊंगा शिफ्टिंग। मैं शिफ्ट कर दूंगा क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग, ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। कैसे शिफ्टिंग लगाएंगे? आप मानेंगे कि 100 रुपए के नोट ही अगर होते सारे के सारे, यानी कि 34 का 34 नोट 100 रुपए का होता, तो हमारा रुपया हो कितना जाता? 3400 रुपए हो जाता। कितना हो जाता? नेक्स्ट पेज में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम लोग लगाएंगे इसमें शिफ्टिंग। क्या लगाएंगे? शिफ्टिंग लगाएंगे, यानी कि शिफ्ट मतलब हम अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के कंडीशन को शिफ्ट कर देंगे। हम ये मान लेंगे कि अगर सारे के सारे नोट 100 रुपए के ही होते, तो टोटल नोट था कितना? 34, तो 3400 रुपया होता। कितना होता? 100 रुपए के नोट होते तो सारे के सारे तो 3400 रुपया होता। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था? क्वेश्चन में दिया हुआ था 3100 रुपए, यानी कि हमें पता चल गया कि 300 रुपया एक्स्ट्रा हो जाता। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्यों होता? क्योंकि 50 जो नोट था उसकी जगह मैंने 100 ले लिया, यानी 50-50 ज्यादा ले लिया। तो 50-50 कितना ज्यादा लिया है? तो आप बोलोगे कि सर इसको 50 से डिवाइड कर देंगे और ये आपका आंसर 6 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं समझाता हूँ कि अगर मैंने ये मान लिया होता कि सारा का सारा नोट 100 रुपए का ही होता, तो रुपए हो कितने जाते? 3400। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? 3100, यानी कि 300 रुपए का डिफरेंस आता। और वो डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जो 50 रुपए के नोट थे उसके बदले हमने 100 रुपए के नोट ले लिए हैं। लेकिन 50-50 के कितने नोट हमने नहीं लिए हैं, तो उसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये 6 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो इसके अगला वाला क्वेश्चन आप इसको विदाउट पेन कर कर बताएंगे कि आपका आंसर आया या नहीं आया। मैं बेसिक बताऊंगा और हमारा प्रयास ये है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ताकि आपको अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज आए तो आप उसको कर सकें। बाकी अगर सिंपल यही लैंग्वेज अगर एग्जाम में आपको दिखा तो आप उसको इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है और ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। अगर आपके क्वेश्चन शिफ्ट में पूछा गया तो इसमें आप 5 से 7 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाएंगे अगर सेम लैंग्वेज पे पेपर रहा। तो कैसे करेंगे इसको? इसमें भी आप यही मान लेंगे कि अगर आपसे 50 रुपए के नोटों की संख्या पूछी है, अब आपको उल्टा चलना है। 100 रुपए के नोट होते कितने हो जाते? टोटल 33 है, तो 3300 रुपए हो जाते। 3300, लेकिन दिया हुआ कितना है? 3200। ये मेंटली कर सकते हैं आप। तो 100 रुपए क्या हो गए? एक्स्ट्रा हो गए। 100 रुपए एक्स्ट्रा क्यों हो गए? क्योंकि हमने 50 के बदले में 100 लिए हैं। कितने नोट 100 लिए हैं? तो 50 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। और ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये तरीका हो सकता है कि ना लगे, अच्छा ना समझ में आया हो, तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। बस यही कि उसमें 5 से 10 सेकंड आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे। कैसे करेंगे? आपको इसको लीनियर इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे एक्स मानकर। अगर 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स होता तो 50 एक्स रुपया होता। ठीक है, और टोटल नोट है कितने? 33। ये 100 रुपए के नोट होती और इसको आप मल्टीप्लाई करते और ये आ कितना जाता? 3200। कोई लड़का इतना लिखेगा तब तक में कोई आंसर लगाकर निकल जाएगा आगे। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता है। क्योंकि हो सकता है कि आप इसको बेसिक से भी करके टाइम बचा लें, लेकिन आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, -3200। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50x। ये इसमें से इसे घट गया तो -50x इज इक्वल टू 32, ये 3300 उस साइड जाएगा। तो मैं करता हूँ, पूरा ही कर देता हूँ ताकि, तो ये क्या हो जाएगा? -50x इज इक्वल टू -100x, 100। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -100 डिवाइड में जाएगा और 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप उस तरीकों को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर ऐसे-ऐसे और भी इम्पोर्टेंट तरीके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपको आपके एग्जाम में आपको हीरो बना देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है अलग टॉपिक से है और ये क्वेश्चन आपका रेशियो में पूछा जाता है।
किसमें पूछा जाता है, रेशियो टॉपिक में पूछा जाता है। और ये अभी एसएससी और रेलवे दोनों का फेवरेट है। अगर आप दोनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी भी देखने को मिल सकते हैं। और रेलवे के ग्रुप डी में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो आप इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने शुरुआत में बोला था आपको क्वेश्चन को पहले खुद से रोक कर सॉल्व करनी है, उसके बाद आपको वीडियो देखना है। क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें, तब तक मैं आपको बेसिक चीजें कुछ बताता हूँ कि ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आपस में बांट दें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। ये गलत लिखा है, पति लिख दिया गया है, आप इसको पाती कर देंगे, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। और ये व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी में होता है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर बोलेगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y है, यानी कि x y के अनुक्रमानुपाती है। और अगर बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती यानी कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y है, यानी कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या होता है, हो सकता है क्या मतलब होता है कि अगर हम x को बढ़ाएंगे तो हमारा y भी बढ़ेगा, और अगर हम x को बढ़ाएंगे इधर तो y हमारा इधर घट जा रहा होता है, यानी कि उल्टा हो जा रहा होता है। आपको पता है कि व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, और अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली, यानी कि इसमें डायरेक्टली रिलेशन होगा लेकिन इसमें उल्टा इनवर्स रिलेशन होगा, यानी कि व्युत्क्रम रिलेशन होगा। अब इसको और बेसिक समझते हैं। इसको अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आता है और एक के नामक कांस्टेंट आता है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा हो, मैथ पढ़ा हो, तो इस तरीके के एक कांस्टेंट कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट के या कोई भी कांस्टेंट आता है और उसका वैल्यू निकाला जाता है। उसी तरीके से एक्स, इसमें के कांस्टेंट आएगा, और ये चीज बेसिक है जो आई होप आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से बनाने जाएंगे तो इजीली 30 से 40 सेकंड तो लग ही जाएंगे। लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा आपको लास्ट में, इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें मात्र 5 से 7 सेकंड में आप इसका आंसर क्लिक कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। लेकिन पहले हम लोग बेसिक से इसको सॉल्व करेंगे। बोला कि m जो है n के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि ऐसे है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये इसके उल्टा है। तो मैंने क्या बताया, जब ये हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट के आता है और 1/y आता है। अब आपको m दिया हुआ कितना है 18, k का वैल्यू आपको निकालना है, और y कितना दिया है आपको, y नहीं दिया, यहाँ पर n दिया हुआ है, तो हम यहाँ n कर लेंगे। और ये n कितना दिया हुआ है आपको 10, यानी कि k इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। अब फिर से आप क्या करेंगे, अगले कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर से यही लिखा हुआ है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n/y/n, ठीक है। फिर यहाँ से भी हटेगा, इक्वल टू का साइन आएगा k और ये 1/n। अब सेकेंड में कंडीशन में क्या दिया हुआ है, m का वैल्यू, आपका m का वैल्यू आपसे पूछा गया है, और n k का वैल्यू कितना है, ये 180 है, और n कितना है 1/9 है, और यहाँ से आप कटाएंगे ये 20 आ जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे 20 क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये बेसिक है और कई टीचर को मैंने देखा है कि ऐसे समझाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें आपको समय कम होता है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। अगर आप इस तरीके से करने जाएँगे तो आप मान के चलें कि आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ, उस तरीके से आप इसको मात्र 5 से 7 सेकंड में कर पाएँगे। पहले तो हम इसको एक और तरीके पे लेके चलेंगे, सेकंड तरीका। सेकंड मेथड क्या होगा इसके लिए, इसमें हम क्या करेंगे कि m1 साइन इक्वल टू का साइन आ रहा था और यहाँ पर n आ रहा था, ठीक है। ये अगर ऐसे लिखा हो ये n, तो इसका मतलब ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर इसको ये पहला कंडीशन है, इसको m1 n1 मान सकते हैं। अगर दूसरा m2 दिया हुआ है तो सकते हैं,
बस इसी का हमको यूज करना है और क्वेश्चन का आंसर आपके कदमों में आ गिरेगा, कहेगा हो गया अब। ठीक है, M1 कितना दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है आपको, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इसको घेर देता हूँ। ठीक है, M1 कितना है, M1 आपको दिया हुआ है 18। M1 कितना दिया हुआ है मेरे भाई, M1 18 दिया हुआ है, आपसे M2 निकालने को बोला गया है। और N2 कहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट वाला N, और N1 कितना दिया हुआ है, और ये 10 दिया हुआ है। यहाँ से आप M2 निकालेंगे तो 180/9, और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20, 9 दूनी 18, 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि तरीका, ये फॉर्मूला अगर आप बनाना सीख गए कि ये इसका अगर N1 यहाँ आ रहा है तो N1 यहाँ आ रहा है, ये व्युत्क्रमानुपाती में ही होगा। M1 यहाँ आ रहा है तो N1 यहाँ आ रहा है, M2 यहाँ आ रहा है तो N2 यहाँ आ रहा है, यानी कि एक दूसरे के उल्टा रिलेशन में होगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से बनाए, दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको 2 बार 3 बार अगर बनाते हैं तो इसमें आप एक अप्रोच और डेवलप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि M N के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि एक M यहाँ आएगा तो N यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला कंडीशन में जो होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 18 गुना 10 होगा, यानी कि 180। और दूसरा जो चीज दिया होगा वो उस पर डिवाइड होगा, चाहे वो M हो या N हो। तो क्या हो जाएगा, 180 को 9 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आप 20 आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में है, आप इस क्वेश्चन को बिना पेन उठा के आप सॉल्व करेंगे। क्या है कि M N के व्युत्क्रमानुपाती है, M अगर 18 है तो N 21 है, यदि N 27 है तो M का मान क्या है। मैंने क्या बोला कि अगर व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब एक टर्म यहाँ होगा, इक्वल टू का साइन होगा, एक टर्म यहाँ होगा, पहला वाला कंडीशन में। ठीक है, यानी कि ये वाला टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो M N से मल्टीप्लाई होगा पहला कंडीशन वाला, तो 18 गुना 21 करेंगे, क्या होगा 18 गुना 21, और जो दूसरा कंडीशन दिया होगा उससे वो डिवाइड हो जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 7 21, यानी कि 7 दूनी 14 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना है। लेकिन अगर आपको ये तरीका भी नहीं करना है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे नोट में कुछ लिखा होना चाहिए, फॉर्मूला कैसे बना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको M1 बट्टा N1 M2, ये क्रॉस रिलेशन M1 N1 M2 N2। ठीक है, M1 क्या दिया हुआ है आपको, M1 18 दिया हुआ है, आपसे M2 का वैल्यू पूछा है, N2 कितना दिया हुआ है आपको 27, और N1 कितना दिया हुआ है 21। पहला कंडीशन वाला N1 होगा, ये 1 मान लेंगे इसको, और इसको 2 मान लेंगे, और ये M2 का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से M2 अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 21 गुना 18 बटा 27, वही चीज है जो मैंने यहाँ किया था विदाउट फॉर्मूला लिखे हुए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहा होता है ये इसके साथ। ठीक है, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, और 2 तिया 3 7 21, देखिए 7 तिया 7 दूनी 14 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बेसिक बताया, थोड़ा सा एडवांस ये बताया, और उससे भी एडवांस ये बताया। अब अगर आप इससे भी करते हैं तो दिक्कत नहीं है, कम से कम आपको इस तरीके से करनी है। अगर ये तरीका से अगर कर पाते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको ये तरीका तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, उस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड किया गया है ताकि आप तरीका लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कहता है कि एक्स ए स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती है, तो जैसे जैसे बोला है आपको लिखते चलना है। एक्स क्या है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ए जो है अगला कंडीशन, ए वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ये क्वेश्चन में कहा गया यदि वाई का मान 6 होने पर एक्स का मान 97 है, वाई का मान 6 होने पर एक्स का मान 97 है, तो वाई का मान 2 होने पर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको 2 कंडीशन दे दिया, पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, रोक कर सॉल्व करें, देखें कि आप सॉल्व कर पाते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके आरआरबी एनटीपीसी 2000 उसमें, ठीक है।
आप इसको सॉल्व करें, देखें कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब हमें देखें आप ध्यान से, तो इसमें कहा गया है कि x और y का रिलेशन दिया गया है और फिर y और x का रिलेशन आपसे पूछा है। तो यानी कि हमें a का यूज़ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो हमको सिर्फ x और y पे फोकस करना है। अगर यहाँ a लिखा हुआ है तो हम इसको भी अगर a कर लेंगे, तो ये यहाँ पर क्या चला जाएगा x। आपको पता है कि अगर a स्क्वायर x लिखा हो तो a निकालने के लिए क्या करते हैं, इस साइड स्क्वायर जाता है तो रूट हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चला जाएगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a होगा। यानी कि अब ये सेम दिख रहा है और ये y, यानी कि अब हमको पता चल गया x, a और y में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब हम कर क्या सकते हैं, रूट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y। अगर ये आपको डायरेक्ट दिया होता तो आप इसको इजीली कर देते, लेकिन आपको घुमा कर दिया था, ठीक है। आई होप आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग इस जगह तक पहुंचे हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ। यानी कि रूट एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर रूट को इस साइड भेजेंगे तो 1/y स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया होता एक्स वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तुरंत बना देते, लेकिन इसमें एक वेरिएबल और दे दिया गया है जिसका नाम ए है, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब आप इजिली बता देंगे पिछले वाले तरीके के अकॉर्डिंग। तो मैं फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सिखाया था मैंने कि अगर x1 यहाँ पे है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो यहाँ पर y1 होगा ये स्क्वायर में, अगर x2 यहाँ पर है तो y2 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को आप लगाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, x1 कितना दिया हुआ है आपको, x1 दिया हुआ है आपको 97, मैं यहाँ कर रहा हूँ 97, और x2 आपसे पूछा है, इसको आप x2 समझ लेंगे, इसको y2 बोल देंगे, इसको y1 और इसको x1, ठीक है। 97 अगर है तो x2 कितना है, x2 आपसे पूछा है और आपसे क्या है y2 कितना दिया हुआ है, y2 2 है और y1 क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y2 क्या है, y2 x2 यहाँ पे क्या है y1 है, y1 कहाँ पे है हमारा, y1 यहाँ पर 6 है तो 6 छागा 36, x2 क्या हो जाएगा हमारा 97 इंटू 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49, 9 7 63 और 4 63 4 67। ये कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं कुछ गलत यहाँ पे हुआ, 9 7 ये 9 है, यहाँ पे 9 है, 9 7 63, मल्टीप्लाई थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप इसको करेंगे ऐसे। आपको दिख रहा है कि ये 9 का मल्टीपल होगा तो आप इजिली इसको 9 का मल्टीपल कौन सा होगा 18, ये दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा और ये भी नहीं दिख रहा, तो 9 का मल्टीपल कर सकते हैं या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, 9 81 6 87 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके बताएंगे, क्या आप सॉल्व कर पाए कि a एक्स स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है और a y के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि y का मान 20 होने पर x 39 है तो y 2 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था सेम लैंग्वेज में था, लेकिन दोनों क्वेश्चंस ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है 2025 में। यानी कि आपको क्या दिया है, x a स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है और a y के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ से आप फिर से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर a और ये 1/y, पीछे मैंने बताया है a का यूज हमें है नहीं तो हम क्या करेंगे, x बराबर x इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/y स्क्वायर। मैंने कुछ गलत किया, हाँ यहाँ पर ये हर बार में गड़बड़ हो गया, x रूट में आ जाएगा, ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, अगर x1 यहाँ पर है तो y1 यहाँ पर होता है, y1 का होल स्क्वायर है, अगर x2 यहाँ पर है तो y2
यहाँ पर होता है। बस आप इसमें रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या है x? x1 क्या है? x1 39 है और y2 आपसे पूछा है और y2 कितना है? y2 4 है तो 2 दूनी 4 और y1 कितना है? y1 4 है। 4 20 है तो 20 दूनी 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। आप इससे करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, यानी कि x2 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 3900 और ये आपका C फॉर कैट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा, जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी तरीके से और सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी स्मार्ट अप्रोच तो आपको हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन में सिखाया जाएगा, ताकि एग्जाम में आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ना कर सके, औरों की तुलना में जल्दी सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।